हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, हम लोग बिहार रिलेट के लिए देखिए हिंदी का आज हम लोग मैराथन क्लास करेंगे, जिसमें देखिए आपको मिलेगा जनरल हिंदी। इसमें संधि सबसे पहले हम लोग देखेंगे। यहाँ जो भी हम लोग आज लाए हैं क्वेश्चन सब VVI क्वेश्चन है दोस्त, जो आपको एग्जाम में निश्चित है कि इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। 2 नंबर के रहेगा, कोई 1 नंबर के रहेगा, कोई 3 भी नंबर के रहेंगे। सिर्फ बिहार रिलेट के लिए है। बिहार रिलेट हो गया, यूपी पुलिस हो गया, और सारे एग्जाम हो गया जिसमें हिंदी रहता है उसके लिए है। देखिए 10 वो क्वेश्चन है दोस्त। कितना क्वेश्चन मिलेगा? 10 वो क्वेश्चन आपको मिलेगा। 12 मिनट या 10 मिनट के टाइम हम लेंगे। 10 मार्क के रहेगा। अनलॉक टेस्ट है। अगर आप इसका टेस्ट देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। एन कॉन्सेप्ट क्लास है, जो है आपको मिल जाएगा PDF। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संधि, इसके बाद पढ़ेंगे समास, इसके बाद पढ़ेंगे ठीक गद्यांश, जिसमें हमेशा क्वेश्चन आता है 1 या 2 नंबर। इसके बाद पढ़ेंगे वाक्य प्रयोग, और इतना ही नहीं हुआ दोस्त, इसके बाद भी और पढ़ना है। इसके बाद देखिए 5 नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वाक्य शुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। 6 नंबर में पढ़ेंगे मुहावरा। 7 नंबर में पढ़ेंगे लोकप्रिय। फिर पढ़ेंगे पदबंध। यानी हिंदी का हर एक टॉपिक जो मेन टॉपिक है उसको आज हम लोग मैराथन क्लास में करने वाले हैं। इसका PDF के लिए हम बता रहे हैं दोस्त। बताइए PDF आपको अगर लेना है PDF, तो PDF के लिए आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए एन कॉन्सेप्ट क्लासेज। ठीक है दोस्त, आइए अब सबसे पहले हम लोग देखिए तो संधि हम लोग का स्टार्ट हो गया है दोस्त। देखिए संधि का पहला क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में स्वर संधि वाला संधि नहीं है। स्वर संधि वाला संधि कौन नहीं है, जो हमको पता करना है। तो देखिए स्वर संधि वाला क्या होता है? स्वर संधि में कि स्वर हमारे दोनों दाने मिलता है। एक भी हो जाएगा, तय भी हो जाएगा, सैदा भी हो जाएगा, लेकिन निर्गुण में देखा जाए तो निर्गुण स्वर संधि नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा निर्गुण। निर्गुण देखिए निर्गुण शब्द, निर्गुण का संधि विच्छेद निजोड़ गुण होगा। निर्गुण इसमें विसर्ग संधि है। निर्गुण में कौन सा संधि है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि देख लीजिए इसके बारे में। विसर्ग संधि यदि विसर्ग से पहले आ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो बाद में कोई घोष वर्ण हो तो विसर्ग स्थान पर आ जाता है। इकाई का संधि विच्छेद 1 जोड़ 1 इकाई आए स्वर संधि हो जाएगा, मतय भी हो जाएगा स्वर संधि, सदा भी हो जाएगा स्वर संधि। संधि किसको बोलते हैं ये आपको पता होगा दोस्त। संधि 2 शब्दों के मेल से जो विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रकार होता है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर जब 2 स्वर के मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं, और व्यंजन में जब 2 व्यंजन के मेल होता है विसर्ग में विसर्ग रहेगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए पहला क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, एक वाला। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निष्पास का, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कि निष्पास का संधि विच्छेद क्या होगा। अब निष्पास का संधि विच्छेद बताना है। तो देखिए पहला में है निह जोड़ पाप। देखिए नी यहाँ पे हर्ष है, यहाँ पे दीर्घ दे दिया है तो ये तो होगा नहीं। दूसरा में निस, देखिए निस जोड़ पाप दिया है तो निस में ई वाला सा यहाँ पे है, ई वाला सा नहीं रहता तब होता, तो ये भी नहीं होगा। निह जोड़ पाप हो जाएगा निष्पाप, तो ये ऑप्शन से क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निस में देखिए यहाँ भी सा दिया है तो ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा? निस जोड़ पाप हो जाएगा। यही हो जाएगा संधि विच्छेद इसका। ये कौन सा संधि होगा? तो विसर्ग संधि हो जाएगा। देख लीजिएगा निष्पाप, निष्पाप में विसर्ग संधि है। और देखिए आपको याद करना है, जैसे निह जोड़ कर्म रहेगा तो निष्कर्म हो जाता है। विसर्ग संधि में ये वाला सा निश्चित है कि होता है। निह जोड़ काम निष्काम हो जाएगा, निह जोड़ कर्म निष्कारण, और निह जोड़ कपट निष्कपट हो जाएगा। यहाँ पे और अगर देख लिया जाए तो देख लीजिए
विसर्ग संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आने से जो विकार परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह जोर तेज निस्तेज हो जाएगा, दु जोर उपयोग दुरुपयोग हो गया, निह जोर हार निरहार हो जाएगा, निह जोर कलंक निष्कलंक हो जाएगा। ये जहाँ भी विसर्ग आपको मिलेगा ये वाली आधा सा मिल जाए, यही आधा सा रहे आधा सा ये सब रहे, जहाँ भी आपको आधा सा मिलेगा तो समझ जाना कि विसर्ग संधि है। चलिए आशा करते होंगे यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगला है कि पावन। देखिए यहाँ पे पावन है दोस्त, पावन का संधि विच्छेद बताइए। एक पावन है एक पावन होता है, ठीक है, तो पावन नहीं यहाँ पे पावन है। तो पावन अगर पावन रहता तो पोजुर्वन होता, लेकिन पावन तो है नहीं पावन है, तो पावन के क्या हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, ये हो जाएगा इसका पाजुरन होगा नहीं पेजुरन होगा नहीं, तो बच गया कौन ऑप्शन से बच गया एक वाला पोजुरन हो जाएगा पावन। पोजुर लिखे अन हो जाएगा। पावन अयादि संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्त? अयादि संधि का। जब संधि करते समय ए आई ओ औ के साथ कोई अंश वर्ग हो तो ए का आय हो जाता है, ए का आय और ओ का आब हो जाता है। जिससे देखिए आपको अयादि संधि में याद रखना है, जैसे ने जोर अन नयन हो जाएगा, नौ जोरिक नाविक हो जाएगा, भो जोरन भवन हो जाएगा, पो जोरन पावन हो जाएगा। देखिए यहाँ पो जो रन है दावल पाई ऊपरे हो जाएगा, एगो दो ऊपरे एगो नीचे, तब होगा वो पावन। क्या हो जाएगा? तब होता है पावन। चलिए आशा करते होंगे यहाँ तक समझ में आया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आगे है स्वागत का संधि विच्छेद है। स्वागत का बताना है आपको कि संधि विच्छेद क्या होगा। तो सुजोर वागत, वागत तो होगा नहीं, सुजोर वागत कहाँ से, वा के जगह आ रहना चाहिए, होगा नहीं। सावा जो रागत, सावा नहीं सु होना चाहिए, सा जो रागत भी नहीं होगा। ऑप्शन में बच गया डी, सुजो रागत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? सुजो आगत, स्वागत। देखिए स्वागत में संधि बोलेगा तो कौन सा संधि है? यन संधि है। स्वागत आ वा मिल के वा बन जाता है, यहाँ पर आ मिलकर वा बना है। देखिए यही है, और कोई खास इसमें है नहीं। एक बार देख लिए स्वर संधि, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मिल के विकार उत्पन्न होता है। जैसे विद्या जोर, विद्या में देखिए आ गया आर्थी, विद्यार्थी हो जाएगा, महा आ गया इस महेश हो जाएगा। व्यंजन में जैसे अहम जोरकार, अहमकार, उत जोर लास उल्लास। विसर्ग में विसर्ग निश्चित है, देखिए दुरात्मा, निजोर कपट, निष्कपट, या तो आपको ये वाला सा याद रखना है, आधा सा बनेगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 5, निरूपाय शब्द का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या होगा? निरूपाय के संधि विच्छेद बताना है दोस्त। तो निरूपाय के क्या हो जाएगा? निरूपाय के संधि विच्छेद ऑप्शन आपको हो जाएगा निजोर उपाय। क्या हो जाएगा? निरूपाय। ऑप्शन से हो जाएगा 3 निरूपाय। चलिए और इसमें कोई खास है नहीं, आगे आते हैं। देवेंद्र का संधि विच्छेद निम्न से कौन होगा? देवेंद्र का बताना है। देखिए यहाँ पे देवे है, देवे नहीं होगा। यहाँ देखिए देवा है, देवा नहीं होगा। देव जोर इंदिरा है, देव जोर इंदिरा, इंदिरा नहीं, देव जोर इंद्र होना चाहिए, देव जोर इंद्र। ऑप्शन से हो जाएगा डी वाला, यानी 4 वाला हो जाएगा, देवजोर इंद्र। देवेंद्र का संधि विच्छेद देवजोर इंद्र होगा। देख लीजिए यहाँ पे देवेंद्र में शब्द में यानी गुण संधि है, देवेंद्र यानी देवताओं के राजा इंद्र। देखिए और इसमें आपको देखना है तो देख लीजिएगा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में व्यंजन संधि वाला शब्द है, व्यंजन संधि वाला समझना है। तो देखिए यहाँ विसर्ग दिले है तो ये तो पलाही गोली मारिए, इसको विसर्ग संधि हो जाएगा। और निष्कापट देखिए ये वाला आधा 4 यंत्र सा आ गया तो ये भी व्यंजन संधि हो जाएगा, व्यंजन नहीं विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग संधि भी हो जाएगा। चलिए निश्चल है तो निश्चल भी
हो जाएगा विसर्ग संधि हो जाएगा, हमको बताना है व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि हो जाएगा डी वाला, दिगंबर। देखिए व्यंजन संधि का और कुछ एग्जाम्पल है। व्यंजन संधि वाला शब्द दिगंबर, दिग जो रंबर दिगंबर। जब संधि करते समय व्यंजन के साथ स्वर या कोई व्यंजन के मिलने से जो रूप में परिवर्तन होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण जैसे सम जोड़ गम, संगम, अभिजोड़ सेक, अभिषेक, दिग जोड़ गज, दिगा, जगत जोड़ ईश, जगदीश। देखिए इसका नियम होता है व्यंजन संधि का नियम, जब किसी बार के पहले का च ट त प का मिलन किसी बार के तीसरे या चौथे से या अलावा से या किसी हार्फ से हो जाए तो का को गा हो जाता है, चा का माने तीसरा लेटर हो जाएगा, सबके क्या हो जाएगा तीसरा, और पा को बा में बदल दिया जाता है। यही इसमें होता है। जिसे वाक जोड़ ईस, तो देखिए वाक का है तो का बदल जाएगा गा में, वागीस हो जाएगा दिग जोड़ गाज, तो का वाला गा में बदल जाएगा दिगज हो जाएगा। यही सब होता है और तो कुछ इसमें है नहीं। चलिए अगला देखते हैं, अगला नंबर आ जाइए। अगला नंबर है 8। 8 वाला देखिए सुबंध का संधि विच्छेद है। सुबंध का आपको बताना है कि सुबंध का संधि विच्छेद क्या होगा। तो शुभ जो अंत तो होगा नहीं, सुह जो अंत भी नहीं होगा, सुख जो अंत भी नहीं, सुप जो अंत होगा, बा नहीं। देखिए बा है तो बा नहीं होगा, हा भी नहीं होगा, सका भी नहीं होगा, क्योंकि तीसरा लेटर होता है ये व्यंजन संधि में, तई पा फा बा तीसरा इसी में आएगा, का के तीसरा गा होता, हा के तीसरा होगा नहीं, बा के तीसरा होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 4 नंबर वाला। देख लीजिए सुप जो अंत किसी संधि से सुबंत शब्द बनेगा, सुबंत शब्द में व्यंजन संधि है। और वाक्य आपको हम पीछे ही बताएं दोस्त। मुख्य रूप से संधि के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। इसमें हम विसर्ग में बताएं कि विसर्ग दिया हुआ रहेगा या तो आधा सा रहेगा, तब पकड़ लेना है कि विसर्ग संधि है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि वागिश का संधि विच्छेद होगा। वागिश का संधि विच्छेद बताना है कि वागिश का संधि विच्छेद क्या होगा। पहला में है वाग जोड़ ईस। देखिए वाक जो रीस है तो ये होगा नहीं वाक, क्योंकि गा के तीसरा लेटर होगा नहीं, यहाँ का के तीसरा लेटर होगा, तो यही हो जाएगा आंसर। गा के तीसरा लेटर नहीं होगा, का के होगा, लेकिन यहाँ देखिए दीर्घ न देके हार सी दे ले है, यहाँ टोपिया वाला ही रहता तब हो जाता। देखिए इसमें अब 2 वाला में और 4 वाला में मात्र यही फर्क है, इसमें टोपिया वाला ही है यानी दीर्घ ही है, इसमें हार सी है, तो ये हो जाएगा वाक जो रीस। चलिए ये सब वही सब बात है। आगे आइए तो आगे हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन। संधि से देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि सदावना का संधि विच्छेद बताना है। सदावना का संधि विच्छेद क्या होगा। सदावना का संधि विच्छेद इसाम जो भावना है, तो देखिए साम के अर्थ ऊपर में बिंदु होता है, तो यहाँ तो बिंदु किसी में है नहीं दोस्त, तो ये ना होगा, बिंदु वाला ऊपर में बिंदु मिल जाए तो ये होता है 7 जोड़ भावना, यही हो जाएगा आंसर 7 जोड़ भावना। ये सब होगा नहीं, क्या हो जाएगा 7 जोड़ हो जाएगा भावना। तो देखिए दोस्त अभी हम लोग संधि से किए हैं 10 क्वेश्चन, अब हम लोग समास से करेंगे 10 क्वेश्चन। देखिए संधि से 10 क्वेश्चन हुआ है। चलिए तो अब हम लोग समास से कर रहे हैं 10 क्वेश्चन। समास से कितना कर रहे हैं दोस्त, समास से आप करेंगे 10 क्वेश्चन। तो देखिए पहला है, रुक जाइए दोस्त। चलिए देखिए अब समास से 10 क्वेश्चन करेंगे। तो समास में पहला क्वेश्चन है कि मिथुंजय किस समास का उदाहरण है। मिथुंजय आपको बताना है कि किस समास का उदाहरण है। समास आप पढ़ लिए होंगे दोस्त, अब आपको तैयारी ही करना है यानी प्रैक्टिस ही करना है। तो देखिए मिथुंजय बताना है कि किस समास का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में यथा और प्राति लगा रहेगा, तब होता है अव्ययी भाव समास।
तो यथा उपराती तो यहाँ है नहीं, या तो फिर एक ही शब्द रहता है बार बार, जैसे दिनों दिन, रातों रात, ये सब, या फिर कोई शब्द अव्यय होना चाहिए, तो यहाँ पे तो ऐसा है नहीं। तत्पुरुष वाला में विभक्ति होता है, तो विभक्ति वाला भी यहाँ नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब बच गया कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में किसी का तुलना हो जाता है, जिसे उसका समान चंद्रमुख के समान है, चंद्रमुख बोलेंगे, कमल नयन बोलेंगे, यानी कमल के समान नयन, ये सब आता है। तो बच गया फिर बहुव्रीहि समास। तो यही आपको हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा दोस्त? बहुव्रीहि समास ही हो जाएगा आंसर। चलिए देखिए, यही सब समास के उदाहरण देखिए। द्विगु समास संख्या वाला होता है। द्विगु समास क्या होगा? जिस समास में पूर्व पद पहला पद संख्यावाचक हो। जैसे देखिए, दो पहरों का समूह, दोपहर हो जाएगा, त्रिलोक हो जाएगा, ये सब। दंड में और शब्द सिपा रहता है, और वाला होता है। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर उनके बीच तथा या अथवा एवं और का प्रयोग होता है। जैसे अन और जार, अन जाल, अपना और पराया, अपना पराया, माता पिता, भाई बहन, जीजा साली, ननद भौजा, ये सब हो जाएगा द्वंद समास में। बहुव्रीहि समास देख लीजिए। बहुव्रीहि समास क्या होता है? जिस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं और दोनों पद मिलकर किसी अन्य विशेष अर्थ की ओर संकेत कर रहे होते हैं। जिसे जो महान है वीर, महावीर अर्थात हनुमान, तीन आंखों वाला त्रिलोचन अर्थात शिव, ये सब हो जाता है। और आप पढ़ लीजिए, हम वीडियो रोक रहे हैं, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, या तो आप वीडियो रोक के ही पढ़ लीजिए। यही सब होता है। अव्ययी भाव, जान में से अजान तक, यथामति। देखिए पहला ही बताएं आपको, यथामति कर्मधार, कमल के समान नयन, किसी तीसरा कोई और जाता है। आइए पहला हो गया। दूसरा है निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का विकल्प का चयन करिए। अव्ययी भाव समास के बताना है, तो अव्ययी भाव के हम बताएं कि या तो इसमें प्राति लगा रहना चाहिए, या तो यथा लगना रहना चाहिए, या फिर उस शब्द अव्यय रहना चाहिए। शब्द क्या रहना चाहिए? अव्यय रहना चाहिए। तो ये वाला तो अव्यय है नहीं। दानवीर ये भी ना हो जाएगा, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। ये भी हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ से है पद से दलित, कुल के समीप। देखिए उपकुल, अगर आप पढ़े होंगे अव्यय, तो अव्यय उप भी अव्यय होता है, तो ये हो जाएगा कुल के समीप। तो यानी क्या हो जाएगा आंसर? 4 वाला हो जाएगा। 2 के क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में उस शब्द का चयन कीजिए जिसमें द्विगु समास है। द्विगु समास बताइए जी। द्विगु समास क्या होता है? तो द्विगु समास होता है संख्या वाला। क्या होता है जी? संख्या वाला होता है। और दंड क्या होता है? दंड होता है और वाला। तो संख्या प्रतिदिन, प्रतिदिन देखिए हो जाएगा अव्ययी भाव समास। यथावत हो जाएगा, यथावत, यथावत सतसाई हो जाएगा। यथावत भी नहीं होगा, यह अव्ययी भाव हो जाएगा। ऋषि मुनि, ऋषि क्या हो जाएगा? यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा सतसाई। क्या हो जाएगा? सतसाई। देखिए समास से यही वाला बार बार बात आपको आएगा दोस्त। दंड में और सब सिपा रहता है, तो यह पढ़ लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, विद्याभास में समास है। बताना है जी विद्याभास में क्या होगा। विद्याभास में आपको बताना है कि विद्याभास में समास है 4 के। तो देखिए विद्याभास में समास क्या होगा? विद्याभास अपादान सबांध तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? सबांध। सबांध काके के तब विद्याभास, यानी विद्या का भास, इसका विग्रह करने पर क्या हो जाएगा? विद्या का आभास हो जाएगा, इसका विग्रह करने पर विद्या का आभास। तो सबांध होता है काके के तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास याद रखिएगा कि इसको से गो भेद होता है, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, सबांध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ये सब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि सादर के समास का उदाहरण है। सादर के समास का उदाहरण है दोस्त, ये आपको बताना है।
तत्पुरुष तो होगा नहीं, कर्मधारय भी नहीं होगा, ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास, क्योंकि स अव्यय है तो ये क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास। नैया समास होता है जिसमें या लगा रहेगा पहले, जिससे अज्ञान हो गया, अज्ञान अधर्म ये सब हो जाता है नैया समास जी। देखिए इसमें और कोई ऐसा है नहीं। चलिए आगे आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण के पहचान करिए। तत्पुरुष समास के बताना है दोस्त। तो यथा शक्ति यथा आ गया तो यथा या भी भाव हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। काव्यों में राजा, देखिए तत्पुरुष में ही होता है, अधिकरण में पर, तो ये हो जाएगा आंसर काव्यों में राजा, यानी क्या हो जाएगा 3 के हो जाएगा बी, काव्यों में राजा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में कौन सा कर्मधारय समास है। नीलकमल कर्मधारय समास नहीं है, देखिए यहाँ नहीं बोला, तो नीलकमल ये तो है, लौह पुरुष भी है, और बताए चंद्रमुखी भी हो जाएगा, लेकिन सत्याग्रह है, सत्य के लिए ग्रह ये नहीं होगा। यहाँ ध्यान देना है कि आपसे क्या पूछता है। कभी कभी इसमें स्टूडेंट गलती करते हैं, यहाँ नहीं पूछता है लेकिन हाँ समझ लेते हैं, ये बात भी आपको ध्यान देनी है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण बताना है। महापुरुष तो होगा ना, महान है जो पुरुष, जितेंद्रियां हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा जितेंद्रियां। चलिए आगे आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। नहीं यहाँ बोल रहा है जी, बहुव्रीहि का नहीं है। बहुव्रीहि यानी भगवान वाला आ जाएगा इसमें, जो भगवान वाला नहीं होगा, नहीं बोलता है। तो लंबोदर तो भगवान होता है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि लंबोदर गणेश जी के बोलते हैं। पंकज कमल ये सब आ जाता है, और चंद्रमैली भगवान के होता है। तो बच गया कर्महीन, यानी कर्म से हीन, ये आ जाएगा तत्पुरुष समास। देखिए यही सब है और इसमें कोई खास है नहीं। चलिए अगला आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। बैलगाड़ी में समास बताना है कि बैलगाड़ी में कौन सा समास होगा जी। पहला ऑप्शन में दंड है, तो दंड तो बताएं कि दंड होता है और वाला, जिससे माता पिता भाई बहन ये सब। देघु में संख्यावाचक होता है, तो संख्या वाला तो है नहीं। अब यही भाव में बताएं कि पहला प्रार्थी लगा रहेगा या याथा लगा रहेगा, या तो अव्यय होना चाहिए, तो यह है नहीं। तो बैलगाड़ी है, तो बैलगाड़ी बच गया डी वाला, तो आंसर हो जाएगा डी वाला। देखिए समास के भेद बोलेगा तो समास के से भेद होता है। अव्ययी भाव समास तत्पुरुष दीर्घ दंड बहुव्रीहि कर्मधारय, जब बीचो वाला तत्पुरुष एकरो साला के से गो भेद हो जाता है, ये भी याद रखिएगा जी। चलिए ये तत्पुरुष समास भी हम लोग का हो गया। अब आगे देखेंगे तीसरा टॉपिक जो आपको हम आइए दोस्त, तीसरा टॉपिक है गद्यांश। अपाठित गद्यांश है दोस्त। अपाठित गद्यांश में आपको ध्यान देना है कि इसमें पर कहीं जवाब देना रहता है। दिए गए गद्यांश के अनुसार आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए उपयुक्त चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको चयन करना है, उपयुक्त चयन करना है, समझिएगा। देखिए यहाँ बोलता है कि जब लोग त्रस्त होते हैं, पराजित हो या शोकग्रस्त हो, तभी उन्हें हमारी सहानुभूति, सहायता या प्रोत्साहन की जरूरत होती है। उस समय उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है। जैसे किसी के पास कोई समस्या आ गया, संकट आ गया, तो उस टाइम उसको मति भ्रम हो जाता है, बुद्धि काम नहीं करता है। उस समय उनके खिल्ली उड़ाने या उनकी परेशानी का मजा लूटने का मोह हमें रोकना चाहिए। कितना लोग होते हैं कि किसी को संकट में, दुख में देख के हंसी मजाक उड़ाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए और उन्हें सहारा देना चाहिए। हम बोलता है कि उनको सहारा देना चाहिए, उनके हिम्मत बढ़ानी चाहिए, उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए कि चलिए आपको साथ हैं हम। जो ऐसा करते हैं वे उनके हृदय में
हृदय में हमेशा के लिए स्थान प्राप्त कर लेते हैं। मतलब जो ऐसा करते हैं, दुख में समय उनको साथ देते हैं, उनको हृदय में मन उनको दिल में करीबी बन जाते हैं। अपनी लोकप्रियता की परिधि विस्तृत करते हैं। दूसरों के सुख दुख में सच्चे अंतःकरण से दिलचस्पी लेना आशय संस्करण का लक्षण तो है ही, साथ ही व्यापार कुशलता भी है जो लोगों को हमारी ओर आकृष्ट करती है। हाँ, इसमें दिखावा बनावटी ऊपरी शिष्टाचार नहीं होने चाहिए। जो भावना सच्ची होती है, हृदय से निकलती है, वही हृदय को बांध सकती है। इसको एक बार पढ़ लिए दोस्त। अब इसी से हमको गद्यांश के आंसर देना है। जिसे देखिए यहाँ बोलता है कि गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि ये क्या कहा जा सकता है, ये हमको जवाब देना है। तो बताइए कि क्या कहा जा सकता है। देखिए चारों क्वेश्चन आपको सामने लाते हैं। अब बताइए गद्यांश के आधार पर क्या कहा जाता है। ऊपरी पर है हमारे व्यवहार में अत्यधिक प्रेम होना चाहिए। अब बताइए अत्यधिक प्रेम होना चाहिए। चलिए तो बात सही है, अत्यधिक प्रेम होना चाहिए। हमारे व्यवहार में अत्यधिक संवेदना होना चाहिए। हमारे व्यवहार में सहजता और नैसंगिकता होनी चाहिए। तो यहाँ है ये तीसरा नंबर बहुत बढ़िया है। हमारे व्यवहार में दूसरों के प्रति दया का भाव होना चाहिए, ये भी है। लेकिन हमारे व्यवहार में सहजता और नैसंगिकता होनी चाहिए। नैसंगिकता में किसी को दुख दर्द में हेल्प करना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 वाला आंसर हो जाएगा। देखिए हमारे व्यवहार में नैसंगिकता होनी चाहिए। कारण गद्यांश में स्पष्ट रूप से लिखा कि हमारे व्यवहार में बनावटी और ऊपरी शिष्टाचार नहीं होनी चाहिए। अर्थात हमारा व्यवहार में सहज और नैसर्गिक होना चाहिए, जिसमें दिखावा ना हो, ये होता है। इसका अर्थ देखिए सहजता क्या अर्थ है। इसका अर्थ होता है आसानी या सहजता से कुछ करना, किसी का काम को बिना किसी कठिनाई या संघर्ष के करना। नैसंगिकता का अर्थ देखिए क्या होता है। इसका अर्थ होता है स्वाभाविक प्राकृतिक रूप। इसे कुछ का स्वाभाविक या अभिप्रेत रूप कहा जाता है, जिसमें कृत्रिम नहीं होता है। संवेदना यह एक व्यक्ति के योग को दर्शाता है जो दूसरों की भावनाओं को दुख सुख समझते हैं। ये हो जाएगा दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन नंबर वही बात है, दिए गए गद्यांश के आधार पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दिए। जब लोग त्रस्त होते हैं, शोकग्रस्त होते हैं, यही क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, क्योंकि गद्यांश बार बार पढ़ेंगे नहीं, एक बार पढ़ लेंगे। गद्यांश में सर्वपार्य गुण किसे बताया गया है। सर्वपार्य गुण किसको, निश्चलता को, सहानुभूति को, तय हो जाएगा लोकप्रियता को बताया गया। किसको बताया गया, देखिए लोकप्रियता नहीं सहानुभूति को बताया गया। किसको बताया गया है, सहानुभूति को। चलिए अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है लोकप्रिय व्यक्ति क्या करते हैं। लोकप्रिय व्यक्ति क्या करते हैं, ये आपको बताना है कि लोकप्रिय व्यक्ति क्या करते हैं। तो लोकप्रिय व्यक्ति क्या करेंगे, लोगों के सुख दुख में साथ रहते हैं। तो बिल्कुल सही, यही बात हो जाएगा। लोगों के घरेलू बातों में दिलचस्पी लेते हैं, नहीं तो ये दूसरा हो गया जी। दिलचस्पी लेगा, इंटरेस्ट करेगा, खिल्ली उड़ाएगा, कुशलता से अपना काम निकालते हैं, ये भी गलत बात। तरास्त और शोकरहित रहते हैं, ये भी गलत बात। चलिए अगला देखिए, यही क्वेश्चन है कि उपयुक्त का चयन करिए। मैंने पढ़ लिए हैं, यही वाला क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गद्यांश के अनुसार हमें क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे नहीं बोलता क्या नहीं करना चाहिए। दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना, ये तो करना चाहिए। दूसरों को आत्मविश्वास बढ़ाना, ये भी करना चाहिए। लोगों को परेशानी से निकालना, ये भी करना चाहिए। प्रेम का दिखावा करना, बेवकूफ प्रेम का दिखावा करेगा, गलत हो जाएगा। यानी प्रेम का दिखावा नहीं करना चाहिए। चलिए अगला देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि किन कार्यों से लोग दूसरों को पसंद नहीं आते। ये बताना है। जिनमें प्रोत्साहन की कमी हो, नहीं। जिनमें संस्कार और प्रेम होता है, संस्कार और प्रेम रहेगा तो क्यों ना पसंद आएगा जी। जिसमें दिखावा कृत्रिमी होती, हाँ जो दिखावा करेगा वो कहाँ से पसंद आएगा। जिसमें शिष्टाचार होता है, शिष्टाचार होगा तो कोई के पसंद आएगा, लेकिन जो दिखावा करेगा वो केकरा पसंद आएगा। यानी 3 हो जाएगा। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है।
कि नीचे दिए गए गद्यांशों के ध्यान पूर्वक पढ़िए और प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त चयन कीजिए। जिसके जीवन में जितने अधिक दुख होते हैं वह उतना ही सबल होकर सुख की यात्रा पर निकलता है, क्योंकि दुख विपरीत स्थितियों से जूझने की क्षमता का विकास कर हमारी ऊर्जा को जगाते हैं। कभी कभी मौसम में बड़ी विषमता दिखाई देती है। गर्मियों में वर्षा हो जाती है और शीतल वायु मौसम को सुहावन बना देती है। कई बार बरसात के मौसम में बादलों का नामो निशान तक नहीं रहता। कभी सर्दी के मौसम में ठंड कोहरे की निजात मिल जाती है। यही इसको पढ़ना है। हल्के फुल्के कपड़ों आराम से घूम फिर सकते हैं। मौसम या प्रतिकूल मान्यता नहीं होती। यह बात मनुष्य के जीवन में सुख दुख के संबंध में उतनी ही सटीक है। व्यक्ति के समाज में दोनों के विकास के लिए विरोधी भावों को होना अनिवार्य है। ग्रीष्म हो या वर्षा, पतझड़ हो या वसंत, वे एक दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक हैं। एक वे अभाव में दूसरे का आनंद कहाँ। सुख की अनुभूति के लिए दुख की अनुभूति होनी आवश्यक है। इसके द्वारा हमारे अंदर ऊर्जा जगाती है। अब देखिए जी क्वेश्चन यहाँ से आप पढ़ना, अब पढ़ रहे होंगे। अब क्वेश्चन देखिए बोलता है कि हमारे अंदर की ऊर्जा को जगाती है। हमारे अंदर की ऊर्जा को कौन जगाता है, ये आपको बताना है जी। विपरीत स्थितियों से जूझने की, तो यही हो जाएगा आंसर। विपरीत स्थितियों को जूझने से, मौसम बदलने से नहीं होगा, सुख की अनुभूति से नहीं, दुख की अनुभूति से नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यही वाला क्वेश्चन है। बताइए, हम बोलता है कि ग्रीष्म हो या वर्षा, पतझड़ हो या बसंत, वे एक दूसरे के क्या होते हैं, विरोधी होते हैं। गलत, पूरक होते हैं। क्या होते हैं दोस्त, पूरक। अगला ये 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन यही है। मौसम की विषमता का अभिप्राय है। बताना कि मौसम की विषमता का अभिप्राय क्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा, मौसम के प्राकृतिक विपरीत, यानी बरसात के दिन में बरसात न होगा, गर्मी के दिन में बरसात होगा, ये विपरीत वाला हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यही इसी से है। जिसके जीवन में अधिक दुख होते हैं वह उतना ही क्या होता है। बताना है कि वह उतना ही क्या हो जाएगा, कायर होता है, डरपोक होता है। गलत बात, सुखी होता है। दुख में कोई सुखी रहेगा जी। सबल होता है, कमजोर होता है। बेवकूफ कमजोर होगा बेचारा। जिसके पास दुख होगा वो सबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबल। आइए 10 नंबर क्वेश्चन है, इसी वाला है, एक नीचे पढ़िए। दुख विपरीत स्थितियों क्षमता का विकास करता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। भगाने की करेगा, सिपने के, हारने के, जूझने की। दुख से आदमी कोई भी जूझता है, तो जूझने के हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, जूझने की। आइए तो 10 को हम लोग देख लिए गद्यांश से भी। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, अगले टॉपिक से। जो अगला टॉपिक हम लोग के क्या होने वाला है, अगला टॉपिक हम लोग के होने वाला है तो आइए दोस्त, अब हम लोग का आ गया वाक प्रयोग। अब हम लोग देखेंगे वाक प्रयोग। वाक प्रयोग से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए वाक प्रयोग में बोलता है कि जो आदमी जिस समाज का है उसके व्यवहार का कुछ असर समाज पर जरूर पड़ता है। यह किस प्रकार का वाक्य है। सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि निषेधवाचक वाक्य है। तो बताइए ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें मिला के बोला है कि जो आदमी समाज का है। अब समाज में तो मिली जुली ही आदमी रहता है, सरल तो रहेगा नहीं, एक समान रहेगा समाज में जी। एक समाज का भी नहीं रहेगा, संयुक्त भी नहीं रहेगा, निस्संदेह भी नहीं रहेगा, मिश्र रहेगा। कोई गरीब रहेगा, कोई भिखारी रहेगा, कोई अमीर रहेगा, कोई गुंडा रहेगा, कोई चोर रहेगा, इस प्रकार से रहता। देखिए यहाँ पे सरल वाक्य देखिए क्या होता है। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और उसमें कर्ता होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिसे राजू पानी ला, ये हो गया सरल वाक्य। मिश्र वाक्य देखिए, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहता। राम उस मकान रहता है जहाँ कभी श्याम था। राम उस मकान में रहता है जहाँ पहले कभी श्याम रहता था, ये हो गया मिश्र वाक्य।
संयुक्त वाक्य देखिए क्या होता है कि संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक का अव्ययों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिसे दान करना अच्छी चीज है, दान लेना एक मजबूरी, ये हो जाता है संयुक्त वाक्य। तो चलिए समझ में आया होगा कुछ। तो अगला टॉपिक है अगला टॉपिक नहीं, अगला क्वेश्चन, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। अर्थ के आधार पर नीचे लिखे वाक्यों के भेद बताइए। भगवान आपको बुद्धि दे। अब देखिए सबके प्रश्नवाचक तो है नहीं, क्योंकि प्रश्नवाचक में इस प्रकार के चिन्ह लगता है तो है नहीं। निस्संदेह वाचक भी है नहीं, क्योंकि हम कोई के निस्संदेह नहीं कर रहे हैं। विधानवाचक भी नहीं है, ईसावाचक हो जाएगा। ईसावाचक हम लोग उसको बोलते हैं कि सबके ईसा रहता है कि भगवान हमको बुद्धि दे, भगवान हमको संपत्ति दे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईसावाक। देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य 8 वेद होते हैं। अर्थ के आधार पर के गो 8 गो, और रचना के आधार पर 3 गो। रचना बोलेगा तो रचना के आधार पर के गो? रचना के आधार पर 3 गो, सरल, संयुक्त और मिश्र। रचना के आधार पर होता है जी। अब ये सब हो गया अर्थ के आधार पर। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है तीसरा कि दिए गए सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कर सही संयुक्त का चयन कीजिए। अपने गुणों के कारण उसका सब जगह आदर सत्कार होता था। अब इसमें से क्या करना है कि संयुक्त वाक्य में हमको इसको परिवर्तित करना है। तो बताइए संयुक्त वाक्य में परिवर्तित इसको करेंगे तो उसमें गुण थे, इसीलिए सब जगह आदर सत्कार होता था। यही हो जाएगा संयुक्त में, क्योंकि जहाँ गुण जिसमें ना रहेगा उसको तो सब जगह सत्कार होगा नहीं। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए। यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि विषमय बोधक है? तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा, क्योंकि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए। तो ये हो जाएगा सॉरी दोस्त, मिश्र वाक्य नहीं, ये हो जाएगा सरल वाक्य। क्या हो जाएगा? सरल वाक्य। चलिए आगे आते हैं। तो अगला है कि वाक्य में मुख्य आधार पर वाक्य की आवश्यकता कौन मानी जाती है? यहाँ आपको बताना है 5 नंबर क्वेश्चन में। तो बताइए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्त? तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आकांक्षा योग्यता अस्माक। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद। देखिए रचना के आधार पर बोल रहा, तो रचना के आधार पर 3 गो और अर्थ के आधार पे 8 गो होता है। अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे के गो? 8 गो। चलिए बता चुके हैं आपको हम। आइए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य आपको पकड़ना है कि संयुक्त वाक्य कौन है। तो संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा दोस्त? राधा दिरेष्ट है, इसलिए जब वो आती है मैं चल देता हूँ। निम्नलिखित में कौन असंगत है? कौन असंगत है आपको पकड़ना है जी, कि कौन असंगत है। बताइए। तो असंगत हो जाएगा तुमने तो बहुत ऐसा काम किया। प्रश्नवाद, प्रश्नार्थक, कि प्रश्नार्थक में इस प्रकार के लगता है क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ था नहीं जी। चलिए अब आगे देखेंगे। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प का चयन करें जो दिए गए प्रकार के भेद का सही है। अब आप जा सकते हैं, अब आप जा सकते हैं क्या होगा दोस्त? आज्ञावाचक हो जाएगा कि ईसावाचक तो होगा नहीं, विषमय दोगे, संगत नहीं, आज्ञावाचक। क्या आप जा सकते हैं यानी आज्ञा दे रहे हैं? आज्ञा नहीं, आज्ञा। 10 नंबर है तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य है, अब आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सा उद्देश्य है जी। तो बताया जाए 10 के क्या हो जाएगा? 10 के हो जाएगा
तेंदुलकर। डैश के क्या हो जाएगा दोस्त, तेंदुलकर। तो आइए प्रयोग भी हम लोग देख लिए इसका। अब हम लोग देखेंगे मुहावरा से क्वेश्चन, ठीक है। आइए दोस्त, मुहावरा से पहले हम लोग वाक का शुद्धि देखेंगे। वाक का शुद्धि यानी वाक का प्रयोग, शुद्ध अशुद्ध वाला से भी क्वेश्चन आता है। तो अभी हम लोग पहले शुद्ध अशुद्ध वाला देखेंगे। निम्नलिखित में किस विकल्प में शुद्ध वाक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आता है। महादेवी सायावादी कवित्री है। जब भी वह आओ मुझे, जब भी आप आओ मुझे मिले, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। तो यहाँ शुद्ध हो जाएगा यही वाला दोस्त। यहाँ देखिए महादेवी सायावादी कवित्री है, ये शुद्ध नहीं होगा, है नहीं है रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे आ जाइए, देखिए यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध दिया गया है। महादेवी सायावादी कवित्री है, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध होगा महादेवी सायावादी कवित्री हैं। बिंदु यहाँ पे होना चाहिए, इसमें बिंदु नहीं दिया था। जब भी आप आओ मुझे मिलो, मुझे नहीं, यहाँ देखिए मुझसे मिले, यही हो जाएगा। आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपके, आपका नहीं, आपके होना चाहिए, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, ये हो जाएगा दोस्त। चलिए और देख लीजिए शुद्ध अशुद्ध से क्वेश्चन रहता है। जैसे संज्ञा संबंधी वाक्य शुद्ध है, इस प्रकार से रहेगा कि मैं रविवार का दिन तुम्हारे घर रहूँगा, अशुद्ध हो गया, इसका शुद्ध हो मैं रविवार को तुम्हारे घर रहूँगा। लिंग संबंधी भी होता है। सविता ने जोर से हंस दिया। अब सविता ने हंस दिया, हंस दिया नहीं, लड़की ना सविता जी, तो दिया होगा। सविता जोर से हंस दी होगा। वचन देखिए मेरे आंसू से रुमाल भीग गया, अशुद्ध है, मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया, ये होगा। कारक संबंधी होता है शुद्ध। सब से नमस्ते, सब से नहीं, सब को नमस्ते, ये हो जाता है। आइए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य सही है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है ये हमको बताना है जी। तो ये हो जाएगा, देखिए ये पशुओं का दो के हो जाएगा क्या दोस्त, इसका हो जाएगा यह कहानी आपकी गलती है, यही हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला है निम्नलिखित वाक्य में कौन वाक्य शुद्ध है। कौन वाक्य शुद्ध है जो आपको पकड़ना है जी, बताइए। तो यहाँ हो जाएगा एक हवाई जहाज दूसरे का पीछा कर रहा है। तीसरा देखिए निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। बच्चे खेल रहे हैं और किसी काम करने के लिए राम हमेशा तैयार है, समय परिवर्तनशील है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। सीता घर जा रहा है नरबेकूफ, रही है होगा। आ गया ये अगला है निम्नलिखित में सही वाक्य का प्रयोग है। सही वाक्य का प्रयोग बताना है। तो कल मूसलाधार वर्षा हो, यही हो जाएगा इसका सही अर्थ। आ गया ये अगला है निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य साटिए। अशुद्ध वाक्य साटना है दोस्त। तो एक गीतों की पुस्तक लाओ, ये ही अशुद्ध हो जाएगा, गीतों के नहीं, गीता के होना चाहिए। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करना है कि कौन शुद्ध होगा। 17 वर्ष में मेरे मित्र जो रहते थे उन्होंने एक गर्मियों की बात सुनाई मुझे, ये सब अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ शुद्ध बताना है, तो शुद्ध क्या हो जाएगा, मेरे मित्र जो 17 वर्ष में रहते थे उन्होंने मुझे गर्मियों की एक बात सुनाई, ये हो जाएगा शुद्ध। बाकी सब अशुद्ध दिया गया है। आगे आइए अगला 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अशुद्ध वाक्य बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है जी। तो अशुद्ध हो जाएगा वह नित्य गाने की कसरत करता है। वह नित्य गाने की कसरत करता है, अशुद्ध हो जाएगा।
चलिए अगला नंबर है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है जो आपको पकड़ना है जी। तो बिना पैसे के किसी भी आदमी को सामान नहीं मिलता, यही क्या है, अशुद्ध है। इसका सही उत्तर बिना पैसे के किसी भी आदमी को सामान नहीं मिलता, ये होगा सही उत्तर। आइए 10 वाला है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है जी। तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है। अब बताइए बाघ और बकरी, बाघ यहाँ पुरुष और बकरी है स्त्री, पीती है कहाँ से हो जाएगा जी। चलिए आगे देखिए 10 गो हो गया शुद्ध अशुद्ध वाला शब्द भी। अब आगे हम लोग देखेंगे मुहावरा वाला शब्द। अब क्या देखेंगे, मुहावरा वाला शब्द में आ जाइए। देखिए तो मुहावरा का पहला क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। बोलता है कि निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ पहचाने। सही अर्थ पहचानना है, दिल में सोच कर रह जाना यानी लालच करना, गलत बात। दुखी होना, दिल में सोच करेगा तो दुखी थोड़ी होगा जी, बीमार हो जाएगा। खींच कर रह जाना, यही हो जाएगा आंसर, खींच कर रह जाना। खींच कर रह जाना, दिल में सोच कर मुहावरे का सही अर्थ खींच कर रह जाना। राधा अपने दोस्तों साथ शिमला जाना चाहती थी, लेकिन जब उसके पिताजी उसे जाने नहीं दिया तो बेचारी मन में सोच कर रह गई। मन में सोच कर क्या हो गई, रह गई, यानी मन में खींच कर रह गई। देखिए ये सब 99 का फेर माने लालच में फंसना। घाव पर नमक छिड़कना यानी दुखी को और दुख करना। खाट पकड़ना यानी बीमार होना। कलेजा मुंह को आना यानी दुखी होना। डंडे की चोट मारना यानी खुला खुलम। घर घाट एक करना यानी कठिन। घर घाट एक करना यानी कठिन परिश्रम करना। खून पसीना यानी जानी दुश्मन। खून का प्यासा यानी जानी दुश्मन होता है जी। जान पर खेलना यानी जोखिम उठाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ मन की बात कह देना। मन की बात कह देना, अब बताइए एक अर्थ क्या होगा जी। मन की बात कह देना, अब बतावा मन की बात कह देना क्या अर्थ क्या होगा। थाह लेना, दिल का गुबार निकालना, दिनों का पेट में दाढ़ी होना, बक ये हो जाएगा दिल का गुबार निकालना। चलिए तीसरा है लाल पीला होना। लाल पीला होना यानी शर्म महसूस करना, गलत आलस करना, गलत कोई नहीं, गलत बहुत क्रोधित होना। लाल पीला करना यानी बहुत क्रोधित होना। देखिए और मुहावरा से रिलेटेड देखिए, मुंह से लाल टपकना यानी बहुत लालची होना। अंग अंग मुंह से काना यानी बहुत प्रसन्न होना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना यानी अचानक डर जाना या घबरा जाना। आँखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। शक्के सुलाना यानी बुरी तरह हराना। चलिए आगे आते हैं। तो अगला आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, हाथ पाँव फूल जाना। हाथ पाँव फूल जाना मुहावरा क्या अर्थ बताना है कि हाथ पाँव फूल जाना, परेशान होना, गलत बात, बीमार होना, गलत बात, पूरी तरह से घबरा जाना। पूरी तरह से क्या होना, घबरा जाना। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए खाट पकड़ना यानी बीमार हो जाना, फूल न समाना, परेशान होना, ठेस पहुंचाना यानी चोट लगना, यही होता है। आगे आइए अगला है कि गाल बजाना मुहावरा का अर्थ होता है। आपको बताना है जी गाल बजाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। ठपठपा देना, गाल पीछा करना, बात चल कर बातें करना या बकवास करना, यही हो जाएगा गाल बजाना के जी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है कैसे विकल्प में मुहावरा व अर्थ संगत है, इसमें आपको पकड़ना है। तो ये हो जाएगा सिर पर सवार होना यानी बहुत क्रोधित होना। चलिए निम्नलिखित में पागड़ी उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। पागड़ी उछालना यानी अपमान करना हो जाएगा। पागड़ी उछालना यानी क्या हो जाएगा, अपमान करना।
देखिए घी के दिए जलाना यानी खुशी मनाना, चादर से बाहर पैर पसारना यानी आमदनी से अधिक खर्च करना, साके सुलाना, सक्का सुलाना, जान पर खेलना, जोखिम उठाना, गधे को बाप बनाना, काम निकालने के लिए मूल की खुशामद करना। अगला है अपना समूह लेकर रह जाना यानी लाजित होना। क्या होना? लाजित होना। आगे है पत्ता काटना मुहावरा का अर्थ है। पत्ता काटना मुहावरा का अर्थ बताइए क्या होगा जी? पत्ता काटना मुहावरा का अर्थ बताना है तो ये अधिक से वंचित होना। लाटू होना मुहावरा का अर्थ होता है तो लाटू होना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा दीवाना होना। क्या होना? दीवाना होना। हाथ का खिलौना मैंने किसी के आदेश के अनुसार काम करना। खुशामदी होना, खुशामदी यानी सेवा करना। खिलौना होना, किसी कानून की वस्तु होना। कच्ची गोली खेलना, अनुभवी न होना। गोल कर जाना यानी गायब कर देना। कलेजा मुंह को अत्यधिक व्याकुल होना। चलिए मुहावरा के भी 10 क्वेश्चन हो गया दोस्त। अब हम लोग देखेंगे लोकोक्तियाँ के 10। चलिए दोस्त, तो लोकोक्तियाँ के 10 क्वेश्चन में आ गया है पहला क्वेश्चन कि काला असर भैंस बराबर। लोकोक्तियाँ का सही अर्थ क्या होगा जी? तो इसका अर्थ हो जाएगा न पढ़ा न लिखा यानी निराशर, अनपढ़ हो जाता है। काला असर भैंस बराबर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा लोकोक्तियाँ का प्रचलित है? कौन सा प्रचलित है? तो अंधा बाटे केवली गलत है, इसका हो जाएगा डी वाला आंसर जी। अंधा बाटे रेवड़ी फेरी फेरी अपनी को दे। देखिए प्रचलित लोकोक्तियाँ असंगत है। अंधा बाटे रेवड़ी फेरी अपने को दे, अपने को फायदा करना। मैंने मंत्री बनने के बाद रवि अपने ही लोगों को नौकरियों पर रखना शुरू कर दिया। यह तो वही कहावत हो गई, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, यही हो जाएगा इसका अर्थ। चलिए आगे आइए। अगला है कि निम्नलिखित लोकोक्तियाँ का वर्षा जब कृषि सुखाने का क्या अर्थ है? का वर्षा जब कृषि सुखाने का, इसमें बताना अवसर चूक जाने के बाद सारे साधन बेकार, यही हो जाएगा इसका आंसर जी। अगला है बुद्धिमान को इशारे से ही समझकर काम करते हैं किंतु मूर्ख तमाचे खाकर। इसमें बताना है कि इसमें क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा कलमंद को इशारा, बेवकूफ को तमाचा। अगला घी खाया बाप ने सूधो मेरा हाथ। लोकोक्तियाँ का अभिप्राय है। इसमें बताना है कि इसमें क्या होगा लोकोक्तियाँ का अभिप्राय जी। तो इसमें बताइए क्या हो जाएगा? दूसरों की कृति पर डींग मारना। देख लीजिए और लोकोक्तियाँ आप याद रखिए। अपना रख पराया चक, मन निजी वस्तु की रसाय व मान वस्तु का उपभोग। ऐरा गैरा नथु खैरा मन मामूली आदमी। कार्य कोई भरे कोई, अपराध कोई करे, दंड किसी और को मिले। घर का भेदी लंका ढाए, मन आपस की फूट से हानि होती है। चलिए अगला नंबर आते हैं। तो अगला नंबर हो गया 6 नंबर क्वेश्चन। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। लोकोक्तियाँ का अर्थ क्या होगा जी? तो ये हो जाएगा दूसरों पर बोझ बनकर रहना। और देखिए लोग कहाँ का राजा भोज, कहाँ के गूंगी तेली। मैंने ऊंच और साधारण की तुलना कैसी। कंगाली में आटा गिला यानी परेशानी पर परेशानी आना। कहीं के ईट कहीं का रोला, मैंने भानुमती ने कुनवा जोड़ा यानी बेमेल वस्तुओं का एक जगह एकत्र करना। कागा चले हंस की चाल, मैंने गुणहीन व्यक्ति का गुणवान व्यक्ति की भांति व्यवहार करना। काट की हारी बार बार नहीं चाहती यानी चालाकी से एक ही बार काम निकलता है जी। कहे से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता यानी मूर्ख पर समझाने का असर नहीं होता। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित अर्थ के लिए दिए गए विकल्प में से उचित लोकोक्तियों के लिए सही विकल्प का चयन करें। हल्दी लगे न फिटकीरी, रंग आए चोखा। इसमें आपको बताना है कि इसका क्या आंसर होगा जी। आमदनी से अधिक खर्च, गलत। बिना कुछ खर्च के काम बनाना, यही हो जाएगा आंसर। अधिक चिंता का कारण चिंता कहाँ, जहाँ लाभ होता है वहीं खर्च होता जाता है, ये गलत।
यानी इसका क्या हो जाएगा आंसर ये, तो इसका हो जाएगा 2। और देख लीजिए लोकतियाँ के बारे में, 80 की आमद 84 खर्च, यानी आमदनी से अधिक खर्च। कोठी वाला रोए सपर वाला सोवे, अधिक धन चिंता का कारण होता है। कोठी वाला रोवे सपर वाला सोवे, अधिक धन चिंता का क्या होता है, कारण होता है। कुएं की मिट्टी कुएं में ही लगती है, कुएं की मिट्टी कुएं में ही लगती है, यानी लाभ जहाँ होता है वहीं खर्च हो जाता है। चलिए अगला है 8 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित अर्थ के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित लोकतियाँ के लिए सही विकल्प का चयन करिए। सिंह के वंश में उपजा सियार, मन वीर व्यक्ति का पुत्र वीर होता है, अपने घर में निर्बल ही बलवान, बहादुर खतरे का काम करना, बहादुरों के कायर संतान, यही हो जाएगा इसका आंसर। वाक्य प्रयोग देखिए, और देखिए शेर का बच्चा शेर ही होता है, वीर व्यक्ति का पुत्र वीर ही होता है, कुत्ता भी अपनी गली में शेर होता है, अपने घर में निर्मल भी बलवान या बहादुर होता है। और देखिए अगला देखते हैं, तो अगला है शेर के मुंह में जाना, यानी खतरे का काम करना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी अब अवसर शादी लोग मौके पर धोखा देते हैं, कृषि और वर्षा का टू संबंध अवसर निकल जाने पर होती है, यही हो जाएगा इसका आंसर जी। देखिए आइए अगला क्वेश्चन जो आज के लास्ट क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में लोकोक्ति व उससे संबंधित भावार्थ अशुद्ध है। इसमें अशुद्ध बताना है, तो अशुद्ध देखिए यहाँ हो जाएगा दमड़ी के बुलबुल 9 टका दलाली काम अधिक खर्च साधारण। तो ठीक है दोस्त, यहीं तक वीडियो रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्त। अगर वीडियो थोड़ा सा भी बढ़िया लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं दोस्त। सिर्फ बिहार डिलीट के लिए हिंदी स्पेशल चला रहे हैं। इस सारे को आपको PDF लेना है, तो PDF लेने के लिए आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए इन कॉन्सेप्ट क्लासेज, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा दोस्त। ठीक है दोस्त, जय हिंद। इसके आगे और हम लोग क्लास करेंगे।